जी अस्सलाम वालेकुम। एक कुछ एमसीक्यू और हैं जिनका मैं सॉल्यूशन आपको भेज रहा हूँ, इनको भी देखें। 15 क्वेश्चन है, ये भी पूछा है मुझे कुछ बच्चों ने, तो मैं पढ़ देता हूँ। बाय 2014 गवर्नमेंट सब्सिडी government subsidies for the Chinese steel industry led to 200 million tons of excess output. The diagram show the market for Chinese steel, which would represent the position after the subsidy but before the market adjusted. अच्छा, इसका मतलब क्या है? एक तो ये कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, तो इसका मतलब है सब्सिडी दे रही है। तो कह रहा है कि सब्सिडी देने से जो है वो 200 मिलियन टन की एक्सेस आउटपुट आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ अगर, तो जैसे कि अगर यूं डिमांड और सप्लाई है लेट से, तो आपको पता है सब्सिडी से सप्लाई राइट पे शिफ्ट करती है, तो यहाँ चली जाएगी। समझ आ रही है ना बात की? तो चली तो जाएगी, ठीक है। ये पहला इक्विलिब्रियम था और नया इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है आगे? वो ये कह रहा है कि माना कि ये चाइनीज स्टील मार्केट है, वो कह रहा है कि कौन सी डायग्राम है जो शो कर रही है पोजीशन आफ्टर द सब्सिडी बट बिफोर द मार्केट एडजस्टेड। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही सब्सिडी देंगे, तो अभी तो प्राइस ये चल रही थी ना सब्सिडी से पहले, ठीक है ना। तो जब सब्सिडी दी जाएगी तो मार्केट एडजस्ट कैसे होती है? मार्केट एडजस्ट होके यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम यहाँ बन जाएगा। ये आपको पता है कि डिमांड जो है ना वो उसमें एक्सटेंशन आएगी और सप्लाई में जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि सब्सिडी एक नॉन प्राइस फैक्टर है सप्लाई का, तो सप्लाई राइट पे जाएगी और जो डिमांड है वो अपनी उसमें एक्सटेंशन होगी, क्योंकि प्राइस जो है ना वो नीचे आ जाएगी। प्राइस नीचे आ गई ना, तो ओवरऑल क्वांटिटी जो है ना उसमें इजाफा हो गया, तो डिमांड में एक्सटेंशन हो रही है, मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट साइड। अच्छा, वो ये कह रहा है कि सब्सिडी देने के बाद लेकिन मार्केट एडजस्ट करने से पहले बताएं कि कौन सी डायग्राम जो है ना इस पोजीशन को शो कर रही है। तो सब्सिडी का देने का मतलब है कि ये हो गया है, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया है, लेकिन ये डिमांड कर्व में मूवमेंट अलोंग द कर्व होके वो अभी E1 पे नहीं पहुंचा, यानी कि E से E1 पे वो नहीं पहुंचा, लेकिन सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया। तो और वो बता भी रहा है कि क्या हो रहा है जी, उससे 200 मिलियन टन ऑफ एक्सेस आउटपुट जो है ना वो आ रही है। ऑफ कोर्स जब सप्लाई बढ़ती है तो एक्सेस आउटपुट ही बनेगी ना, यानी कि सरप्लस हो जाएगा और फिर डिमांड भी बढ़ेगी, तो वो मैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पर, ये देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सब्सिडी जब दी जाएगी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, ठीक है, ये सब्सिडी है, तो उससे सप्लाई राइट पे शिफ्ट कर गई। सप्लाई बढ़ने से चूंकि क्या आ जाता है, सप्लाई बढ़ने से सरप्लस आ जाता है, तो अब जारी बता उसकी वजह से प्राइस नीचे को जाएगी, और प्राइस जब नीचे को जाएगी तो जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड, वो बढ़ जाएगी। ये है ना पूरा हमारे पास अगर हम रिलेशनशिप देखें, तो वो यही कह रहे हैं कि जब सब्सिडी दी जाएगी तो सप्लाई का तो शिफ्ट होगा, मान लिया। तो अब बताएं कि मार्केट एडजस्ट होने से पहले ये बताएं कि कौन सी डायग्राम जो शो कर रही है और जिसमें आपको नजर भी आ रहा है क्या, वो जो एक्सेस आउटपुट नजर आ रही है 200 मिलियन की ना, ये यहाँ पर। तो अब आप गौर करो, पहले तो ये देखना है कि डायग्राम कौन सी वाली हो सकती है, कौन कौन सी वाली। तो अगर आप ये देखें ए, तो ए तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर कहीं शिफ्ट नहीं आ रहा सप्लाई में। अच्छा, अब बी को ले लें तो बी जो है वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि बी में वो डिमांड में शिफ्ट कर रहे हैं। ये डिमांड कर्व आपको नजर आ रहा है ना, ये डिमांड कर्व डी या D1 कर लें से, तो ये तो डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नीचे वाली डायग्राम में सी और डी में। तो पहले डी को देख लेते हैं। तो डी जो है ना वो भी नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अगर मैं, क्योंकि सप्लाई कर्व ने राइट पे जाना है, लेट से ये एस है, ये S1 है, तो सप्लाई कर्व ने राइट पे जाना है। तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, मान लिया ये प्राइस थी, तो अब जो है इक्विलिब्रियम यहाँ आएगा, मान लिया, लेकिन एडजस्ट करने से पहले एक्सेस आउटपुट कितनी आएगी वो आप देखो, इसको मेजर करो एडजस्ट करने से पहले। यानी कि एक इक्विलिब्रियम से जंप करके दूसरे इक्विलिब्रियम पे जंप करने से पहले पहले बताएं कि वो
कौन सी डायग्राम है जो ये पोजीशन को शो कर रही है। तो अब आप गौर करो, ये जो एक्सेस आउटपुट आपको नजर आ रही है, क्योंकि प्राइस वही है, अभी एडजस्ट नहीं किया, तो वो आ रहा है जी 100 से लेके 400 तक। तो ये एक्चुअली डिफरेंस आ रहा है 300 का। तो ये एक्सेस आउटपुट तो है हमारे पास, 300 की एक्सेस आउटपुट आ रही है हमारे पास, सप्लाई ज्यादा हो गई ना राइट पर शिफ्ट होने से। तो उसने तो हमें बताया हुआ कि 200 यहाँ पर, तो इसीलिए ये डायग्राम में प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि यहाँ पे 300 की एक्सेस आउटपुट आ रही है। सी को देख लो अब, कि अगर पहले ये सप्लाई कब था, नया सप्लाई कब ये बन गया, इक्विलिब्रियम पहला ये था और अब नया इक्विलिब्रियम जो है ना वो यहाँ पर आ गया है, लेट्स से। तो अब एडजस्ट करने से पहले अगर मैं E1 पे पहुंच जाऊंगा ना, तो मार्केट एडजस्ट हो गई। उसने कहा है बिफोर द मार्केट एडजस्टेड, तो नए इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच रहा आपने, पहले देखना है कि जब सप्लाई का शिफ्ट किया है तो उससे क्या गैप आया। उससे गैप यही वाला है ना, कि डिमांड तो यहीं पर ही है 100, डिमांड वही है, लेकिन सप्लाई कर्व इधर को चला गया, क्योंकि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, तो वो पहुंच गया अब कहां पर 300 पे, ऐसे ही है ना। या नीचे अगर इसको लेके जाऊं, ये डिमांड है और ये, और कितना गैप आ रहा है यहाँ पर, 200 की एक्सेस आउटपुट नजर आ रही है, यानी कि सरप्लस हो रहा है। ये गैप जो है ना, ये सरप्लस हो रहा है, लेकिन कितने से हो रहा है सरप्लस, 200 से। तो ये डायग्राम, ये वाली डायग्राम क्यों नहीं है, एक मिनट जरा मैं ये चेंज कर लूं। ये वाली डायग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 300 आ रहा है एक्सेस आउटपुट, यहाँ पर 200 आ रहा है, इसलिए जो आंसर है इसका वो सी है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं, ये लंबा हो गया। दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। हमारे पास ये आ गया जी, व्हाट वुड बेस्ट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक बूम। बूम का आपको अच्छे से पता है कि ये ग्रोथ के बाद होती है। तो पहला अगर ऑप्शन देखें, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ जीडीपी, तो नेगेटिव ग्रोथ थोड़ी होती है बूम में। बूम में तो जीडीपी बढ़ रहा होता है ना, तो पॉजिटिव ग्रोथ होती है ना, क्योंकि ग्रोथ के बाद आ रही है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट भी है, राइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, और स्टडीली फॉलिंग प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल भी फॉल नहीं करता। बूम की निशानी है ना कि बूम स्टार्ट हो रहा है, तो उस वक्त इन्फ्लेशन भी होगी और उस वक्त जीडीपी भी ग्रो करेगा। स्टार्ट ऑफ बूम की बात हो रही है। तो उसमें ये ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ रहा होगा ना। क्यों, जब जीडीपी ग्रो कर रहा है और प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ग्रोथ के बाद बूम स्टार्ट होता है। बूम का स्टार्ट उन्होंने पूछा है, एंड नहीं पूछा। तो इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स उसने ये भी पूछा है बेस्ट इंडिकेट। ये जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, ये जरूरी नहीं है, हम इसके बारे में पक्का नहीं कह सकते, लेकिन ये बात तो पक्की है कि भाई, क्योंकि बूम में आपकी जीडीपी जो है वो बढ़ रही होती है। एक मिनट, बूम में आपकी जो जीडीपी है, किधर गया, हाँ जी, जीडीपी जो है वो बढ़ रही होती है, आपकी जो प्राइस लेवल है या इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होती है। तो उसमें ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स इनकरेज होते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ती है। तो इसलिए इसका आंसर सी है। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू भी देख लेते हैं जी। ये है, अ गवर्नमेंट गिव्स फार्मर द सब्सिडी ऑफ $5 पर किलो टू सप्लाई फूड ऑन द ओपन मार्केट वेयर एक्स इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि अभी खड़े कहां पर हैं, यहाँ पर एक्स पे, और ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, राइट। इसका मतलब है ये क्वांटिटी है अभी जिस पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फार्मर को सब्सिडी कितनी मिली है जी, 5 पर किलो टू सप्लाई फूड ऑन द ओपन मार्केट। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं द इफेक्ट इज इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम, व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द सब्सिडी। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, बताएं कितनी है, सप्लाई कितनी है, क्वांटिटी सप्लाइड सब्सिडी के रिजल्ट में। तो आपको ये तो अच्छे से पता है कि जब सब्सिडी दी जाती है तो सप्लाई पे इफेक्ट आता है। ये नॉन प्राइस फैक्टर सप्लाई का है, अभी बात की है, तो सप्लाई राइट पे शिफ्ट होगी ऑफ कोर्स। ठीक है ना जी, सप्लाई राइट पे शिफ्ट होगी। तो उसने यही पूछा है कि न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो हमारी क्या होगी, ये वो पूछ रहे हैं। तो अब आप गौर करो यहाँ पर कि आपका ये सप्लाई का शिफ्ट हो गया, अब नया S2 आ गया ना, राइट पे जाना है, लेफ्ट पे तो नहीं जा सकते, तो ये तो हो नहीं सकता, तो आपने राइट पे जाना है। तो ये S2 ही नया सप्लाई का हुआ है। वो इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पर। ठीक है, और नई क्वांटिटी क्या आ रही है, ये 20। तो इसका मतलब है कि नया जो इक्विलिब्रियम है वो ये वाला है, E। ठीक है, अब इस पे उसने पूछा है न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस।
ठीक है, तो पहले प्राइस कितनी थी 15, अब नई इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, वो ये पॉइंट है, यही पॉइंट है ना। तो ये कितना पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है 13, ठीक है ना। 10 से आप शुरू करो, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ही चल रहा है ना, 1 का इंटरवल दिया हुआ है, $1 पर किलो का। तो ये एक तो 13, ये हमें यहीं से पता चल गया कि ये बी आंसर है। लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड भी देख लेते हैं, तो इसका मतलब है इस पे ये 13 आ रहा है और ये हमारे पास क्वांटिटी आ रही है। तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी आ रही है, 20। वह तो डिमांड भी 20 ही है, लेकिन उसने क्वांटिटी सप्लाइड पूछी हुई है। तो 13 और 20 ये दोनों आंसर हमारे ठीक हो गए, तो यही आंसर है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर क्लियर हो गया। वैसे भी उसने कहा था $5 पर किलो सब्सिडी लगाई हुई है। तो मैंने आपको बताया हुआ ना कि सब्सिडी कैसे निकालते हैं, वो आपका वर्टिकल डिस्टेंस, वैसे उसने यहाँ सब्सिडी पूछी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब सब्सिडी लगती है, अगर कोई पूछे कि गवर्नमेंट ने कितनी सब्सिडी पर किलो लगाई है, यहाँ तो उसने मेंशन कर दिया ना $5 पर किलो। ना दी हो तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपने क्या करना होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। तो वो आप कहीं से भी ले लें, वो मैं अगर यहाँ से यहाँ ले लूँ, ये वाला भी ले लूंगा, तो ये आप देखो ये 15 से लेके 10 तक है, तो 5 ही आ रहा है ना, देख लो $5 ही आ रहा है यहाँ पर भी। तो ये सब्सिडी अगर निकालने को कहें पेपर में, तो आप सब्सिडी पर किलो या पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई का ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी। तो आंसर इसका क्या हो गया, बी। फिर हम अगले एमसीक्यू को देख लेते हैं। उसमें हमारे पास ये आ गया, सम गुड्स टेक अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ अ टिपिकल हाउसहोल्ड्स total spending and others. How is this accounted for in the construction of retail price index? तो ये बहुत आसान था कि ये जो कुछ चीजों पर ज्यादा खर्च किया जाता है, ज्यादा स्पेंडिंग की परसेंटेज होती है, और वो क्यों होती है, उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। तो वो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर असाइन करते हैं, नंबर, या उसको बोलते हैं एक न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, और उसको बोलते हैं वेट। याद रखना, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है। तो गुड को वेट असाइन करने से पता चल जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस वाज़ेह हो जाती है कि इस चीज पर जो कंज्यूमर, हाउस होल्ड का मतलब कंज्यूमर, उसकी जो टोटल स्पेंडिंग है, उसकी ग्रेटर परसेंटेज एक सर्टन चीज पर यूज हो रही है या इस्तेमाल हो रही है। तो उसको वेट के जरिए से हम शो करते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू देकर। तो अब इसकी हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना ही पूछा था। तो जिसने पढ़ा हुआ है रिटेल प्राइस इंडेक्स, उसको अच्छे से पता होगा कि वेट जो है वो असाइन किया जाता है टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट जिस पे टोटल स्पेंडिंग की ग्रेटर परसेंटेज लग रही है। इसको भी हम बंद कर देते हैं, आसान था ये। फिर हमारे पास ये आ जाता है क्वेश्चन के, इन 2014 प्राइवेट कंपनीज began to drill in areas of the country to exploit natural gas supplies that were known to exist. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने नेचुरल गैस सप्लाईज को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, दैट वर नोन टू एग्जिस्ट। अपन ये याद रखना है। इसका मतलब है कि ये कोई नया डिस्कवर नहीं हुआ। अगर ये डिस्कवर होता, याद रखना, अगर ये डिस्कवर होता तो इसका मतलब है कि आपके पास नए रिसोर्सेज निकले। तो हम कहते हैं कि आपके क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स इंक्रीज कर गया, क्योंकि आपने नए डिस्कवर किए। और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ने से क्या होता है, पीपीसी राइट पे शिफ्ट करता है, क्योंकि कंट्री की कैपेसिटी बढ़ जाती है प्रोड्यूस करने की, ठीक है। लेकिन ये पहले से उनको पता थे, दैट वर नोन टू एग्जिस्ट, ये याद रखना है। इसका मतलब है ये नई डिस्कवरी नहीं हो रही, ठीक है, नई डिस्कवरी नहीं हो रही। इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ नहीं रहा, वो पहले से मौजूद है, उसको इस्तेमाल अब करने लगे। इसका मतलब है कि आपका जो वी पॉइंट है ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये पीपीसी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि पीपीसी ने शिफ्ट नहीं होना, याद रखना है। अब वो कह रहे हैं, हाउ माइट दिस डिसीजन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डायग्राम व्हिच शोज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर द कंट्री। तो अब इसका मतलब है कि एक तरफ उन्होंने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लिए हुए हैं, एक तरफ उन्होंने गैस सप्लाईज ली हुई हैं। तो अब गैस सप्लाईज को ज्यादा यूज करने लगे हैं। पड़े पहले भी थे, तो गैस सप्लाई ज्यादा नहीं हो रही, वो पहले भी पड़ी थी, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। आपको पता था गैस सप्लाई रिजर्व्स पड़े हुए हैं, अब उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप कहां से कहां जाएंगे अब इस केस के अंदर। पहला लिखा बाय मूवमेंट फ्रॉम आर टू एस। तो अब आर टू एस पे तो नहीं जाने वाले, क्योंकि इससे तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी कम हो रही हैं और गैस सप्लाईज भी कम हो रही है। फिर आप मूवमेंट फ्रॉम आर टू एस तो नहीं हो सकता, आर टू वी पे आ जाओ। तो आर से वी पे
हम पीपीसी से ऊपर निकल जाएंगे तो मैंने आपको बताया है कि पीपीसी यहाँ शिफ्ट नहीं कर रहा, कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, तो आप पीपीसी से ऊपर नहीं जा सकते, वी पॉइंट इज नॉट अचीवेबल। फिर हम आते हैं एस टू टी, तो एस से टी पर आप जा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। कैसे यूज नहीं कर रहे थे आप, क्या वजह है? इसीलिए क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज पहले भी मौजूद थे लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, अब ड्रिल करके गैस सप्लाईज को निकाला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज थे फुली यूटिलाइज नहीं हुए थे। तो आपको अच्छे से पता है कि जो पॉइंट आर है ये शो करता है कि जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो, जिसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोलते हैं। पॉइंट यू भी शो कर रहा है, चूंकि ये पीपीसी के ऊपर है, आर भी पीपीसी के ऊपर है, ये दोनों शो कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कि यहाँ रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन हमें पता चल रहा है कि रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे, गैस सप्लाईज पड़ी हुई थी, पता भी थी आपको, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अब शुरू किया है। तो इसका मतलब है आप एस या टी में से किसी के ऊपर है, तो ऑफ कोर्स आप एस से टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि एस से टी की तरफ जाने से आप राइट साइड पे जा रहे हैं, और राइट साइड पे जाने का मतलब है कि गैस सप्लाईज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और यही ऊपर लिखा हुआ है कि आप गैस सप्लाईज को ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो एस से टी की तरफ इसलिए आप अब जाना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये एस से टी वाला ऑप्शन ही बनता नजर आता है। अगर हम डी भी देख लें तो फ्रॉम यू टू वी, अब ये भी देख लो यू से वी की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया वी अनअटेनेबल है, वो पीपीसी कर्व से ऊपर जा रहा है, और हमारा पीपीसी शिफ्ट नहीं हो रहा क्योंकि रिसोर्सेज की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, वो पहले भी मौजूद थी। तो इसलिए आंसर इसका एस टू टी है, क्योंकि उसमें आपकी गैस सप्लाईज की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। तो अब सवाल ये सर आर से टी की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि कंट्री अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं था, वो अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहा था। कैसे पता चला? लिखा हुआ है कि गैस सप्लाई पहले से मौजूद थी और उनको पता भी थी। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब है हमें किसी ऐसे पॉइंट से शो करना है विच इज अंडर पीपीसी, जो शो करे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट थी, कुछ रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे थे, तो वो एस से टी की तरफ जा सकते हैं। टी से एस की तरफ तो ऑफकोर्स हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ज्यादा करेगा, गैस सप्लाईज को ज्यादा नहीं करेगा। तो टी से यू भी हो सकता था, अगर आप गौर करें तो टी से यू भी बन सकता है, क्योंकि वो भी राइट की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन टी से यू वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। अदरवाइज अगर टी से यू वाला हम कह लें तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है, क्योंकि आप गैस सप्लाईज की प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं और पीपीसी पे चले गए हैं, तो वो हम कर नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इसलिए एस टू टी ही वाला ऑप्शन बनता हमें नजर आता है यहाँ पर। तो सी आंसर है इसका। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। अगला जो एमसीक्यू है वो ये नजर आ रहा है, a firm produced 200 cars a week and employed 50 workers. A fall in demand caused the firm to reduce its output to 160 cars a week and its labor force to 32. What was the percentage change in the firm's productivity? तो उसने पूछा है परसेंटेज चेंज इन द फर्म प्रोडक्टिविटी। तो दो चीजें हैं, एक परसेंटेज चेंज निकालना है, दूसरा हमको फर्म प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे ना, हमें यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं दी हुई, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हैं। और प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे हम करेंगे जी टोटल आउटपुट जो भी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। आसान लफ्जों में इसको लेबर प्रोडक्टिविटी कह लेना, क्योंकि हमें लेबर ही दी हुई है और तो कोई रिसोर्स दिया नहीं हुआ ना। तो वरना कैपिटल प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है, लैंड प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है। तो अब आप गौर करो कि अगर मैं पहले बात करूं तो पहले टोटल आउटपुट कितनी दी हुई है हमें, ये गौर करें 200, तो मैंने यहाँ 200 ले लिया। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए हमें 50, तो मैंने यहाँ 50 ले लिया, और आंसर हमारा क्या आ गया 4। इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी पहले 4 थी। अच्छा, बाद में इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, डिमांड कम हो गई और आउटपुट आपकी कम हो गई, कितनी हो गई 160, ये टोटल आउटपुट है, ये दी हुई है। और अब जो लेबर फोर्स है वो कितनी हो गई 32। तो अब अगर हम आंसर देखें यहाँ पर इस केस में 160, तो ये कितना आता है जी हमारे पास, मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ, ये देखिए 160 डिवाइडेड बाय 32, आंसर आ गया 5। ठीक है, आंसर क्या आ गया 5। इसका मतलब है आउटपुट बेशक कम हुई है लेकिन प्रोडक्टिविटी यानी कि एक वर्कर जो चीजें बना रहा है वो बढ़ गया है।
अच्छा ये तो समझ आ गई, लेकिन हमारा आंसर बना नहीं है। अभी हमने निकाली है प्रोडक्टिविटी, अब निकालना है परसेंटेज चेंज। ये वाली चीज निकालनी है, परसेंटेज चेंज, वो हमें नहीं पता। और वो कैसे निकालते हैं? वही डिफरेंस कितना है दोनों में, 4 और 5 में कितना डिफरेंस है, 1 का। और चेंज से पहले क्या वैल्यू थी, 4। ठीक है, ये देखो ना, हम इलास्टिक डिमांड में भी ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंटेज चेंज, तो इसमें भी ऐसे ही निकलेगा इनटू 100। परसेंटेज चेंज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 25%। तो इसका मतलब यानी कि इजाफा कितना हुआ प्रोडक्टिविटी में, 25% इजाफा हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी है। ठीक है जी, ये भी हो गया। आगे चले जाते हैं हम, और हम इधर आ गए अब कि इसको भी देख लें हम जल्दी से। गवर्नमेंट टैक्सेस फार्मर्स $12 पर किलो। अच्छा ये हमने बता दिया कितना टैक्स लग रहा है, $12 पर किलो। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने टैक्स निकालना हो पर यूनिट या सब्सिडी निकालनी हो तो वो वर्टिकल डिस्टेंस से आप निकाल लेते हैं। अगर सब्सिडी है तो हम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स देखते हैं, क्योंकि सब्सिडी में सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है। और अगर टैक्स आए तो वो भी हम सप्लाई कर्व भी चूंकि उसमें शिफ्ट होता है, तो वो भी हम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व से देख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ उन्होंने हमें $12 पर किलो दे दिया। आगे वो कह रहे हैं, अब दोबारा पढ़ देता हूँ। गवर्नमेंट टैक्सेस फार्मर्स $12 per kilo when the supply food on the open market where X is the original equilibrium position। तो खड़े कहाँ पर हैं, यहाँ पर। इसको मैं एक मिनट हम कलर और कर लेता हूँ। यहाँ खड़े हैं, ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है और डिमांडेड भी है। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है जी, यहाँ पे अब आगे देखो, what will be the new equilibrium, ये हम आगे लाइन पढ़ रहा हूँ, what will be the new equilibrium price and quantity supplied as a result of the tax। इस तरह का सवाल पहले भी आया था लेकिन वो सब्सिडी का था, ठीक है ना, जो हमने किया। अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, सवाल ये। अब सवाल है कि जब टैक्स लगता है, उसने कहा है क्या लग रहा है, टैक्स। तो टैक्स से सप्लाई कम होती है, आपको पता है। सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है, राइट पे जाती है, और टैक्स से सप्लाई लेफ्ट पे जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सप्लाई दो हैं, एक हमारे पास S3 है, एक S4 है। अब देख रहे हैं कि दोनों में से कौन सा सप्लाई का जो है ना वो हमारा होगा। अब उसके लिए तरीकाकार ये है कि पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो सप्लाई कर्व है अब नए वाला, वो S3 है, हमने एज्यूम किया। ठीक है, तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये नया इक्विलिब्रियम आ गया तो वर्टिकल डिस्टेंस ले लो बिटवीन टू सप्लाई कर्व। पुराने वाला सप्लाई कर्व ये है, नए वाला सप्लाई कर्व ये है, राइट। तो अब इसको अगर मैं नीचे खींचूं टू वर्टिकल डिस्टेंस, एक मिनट, यूं, ये मेरे लाइन नहीं लग रही, ये लाइन है ना वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व। अब S3 और S1 और S3 के दरम्यान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमने लिया। तो वो अब मैं देखूं तो वो कितना आ रहा है, ये 20 है, और ये कितना आ रहा है, गौर करो, ये कितना आ रहा है, ये देखें तो 30, 31, 32, 33। अच्छा तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये अगर हम गौर करें तो 32, 34, 36, ये 2 के इंटरवल से इन्होंने चले हैं। तो ये जहां लाइन आ रही है ये बनेगा तकरीबन, ये वाला पॉइंट, ये बनेगा 35। ठीक है जी, क्योंकि 2 का इंटरवल है तो ये सेंटर में आ रही है लाइन, तो ये 35 नजर आ रहा है। और नीचे हमारे पास जो, अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूं नीचे, तो सप्लाई कितनी आ रही है, 30। अच्छा अब आप गौर करो, ये नजर तो हमें आ रहा है, फाइन। हमने पता कैसे चलेगा कि यही वाला सप्लाई का हुआ है, S4 नहीं है। हम ये देख लेते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कितनी वैल्यू दे रहा है। तो आप गौर करो, ये 35 और शुरू कहां से हो रहा है, 20 से। 20 से हो रहा है, या एक सॉरी 20 से नहीं हो रहा, मैंने जरा गलत कर दिया, ज्यादा नीचे ले गया, एक मिनट। ये देखिए, ये मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है, ये यहाँ, यार ये लाइन ही नहीं लग रही ना मेरे से, ये यहाँ, ठीक है, ये आ रहा है कोई यहाँ पर 23, ये यहाँ, ठीक है, ये 23 के राउंड अबाउट आ रहा है। तो ये वैल्यू आ रही है 23, और ये जो ऊपर से वैल्यू आ रही है, ये ये आ रही है 35। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12। और उसने यही कहा है कि $12 पर किलो का टैक्स लगा रहा है। तो टैक्स हमने निकाल लिया ना वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला।
दूसरा ही निकालते हैं, इसका मतलब है यही सप्लाई कर्व है। अगर मैं S4 को ले लूं सप्लाई कर्व, लेट्स से S1 हमारा न्यू कर्व है, ये पुराना सप्लाई कर्व है, और S4 हमारा नया सप्लाई कर्व अगर हम ले लें तो आप गौर करो इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, अब मैं S1 तक जाऊंगा ना, ये डिस्टेंस है यहां तक, तो ये तो 12 से कहीं ज्यादा हो गया, 40 से लेके 20 से भी नीचे जा रहा है। तो ये जो मैं ये जो डिफरेंस दूंगा ये वाला, ये 12 से कहीं ज्यादा का टैक्स है, इसीलिए S4 नहीं हो सकता, S3 इज द राइट आंसर। क्योंकि अब वहां पे आप गौर करो तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 30 की, और वो जो प्राइस कितनी आ रही है हमारे पास 35 की, ये हमने निकाली है, तो 35 आंसर आ गया। और नीचे वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये 30, तो ये हमारा आंसर पॉइंट सप्लाइड 30 है, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 35 होगी यहाँ पर। ये भी हो गया जी। अच्छा, बाकी फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ।